बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। एक्चुअली में वो खबर 1 मिनट से कम होता है। तो केडीवी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में खबर दिया जाता है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार और पूर्व विधायक बीमा भारती की मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। जेडीयू से इस्तीफा देकर के पूर्णिया लोकसभा चुनाव और फिर रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर हार का मुंह देख करके बीमा भारती के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद जेडीयू में उनकी वापसी की संभावना बढ़ गई है। हालांकि उनको लेकर के जेडीयू नेता कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से बीमा भारती की मुलाकात और फिर उनकी बातचीत को लेकर के जब धमदाहा विधायक और राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बता सकते हैं क्या बात की है नहीं की है, उनसे पूछिएगा, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उनसे सवाल किया गया कि क्या बीमा भारती चाहेगी तो जेडीयू में उनकी वापसी होगी। इसको लेकर के लेसी सिंह ने कहा कि इस पर तो हमारे नेता निर्णय लेंगे। लेसी सिंह ने कहा कि हमको इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब इस विषय पर हमको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, नहीं बोलनी है। आपको बता दूं कि लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों के सियासत का क्षेत्र पूर्णिया जिला ही है। लेसी सिंह जहां धमदाहा की विधायक है तो वहीं पर बीमा भारती रुपौली से कई बार विधायक रही है। दोस्तों बिहार के दरभंगा के वाजिदपुर थाना में तैनात एक सिपाही की लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। कारण बस इतना था कि वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। जब लोगों ने न सिर्फ सिपाही को बेरहमी से पीटा बल्कि इस घटना का वीडियो बना करके भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब वीडियो में देखा गया है कि एक कमरे में एक युवक दरवाजे को तोड़ते हुए घुसे, उसके बाद सिपाही और लड़की के साथ गाली गलौज करने लगे। जब सिपाही ने रोकने की कोशिश की तो फिर बेरहमी से पीटने लगे। लड़की छोड़ देने की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने एक ना सुनी। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के संबंध में दरभंगा के एएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया है कि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। इस वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है। मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है। दोस्तों बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हो चुके खान सर का कोचिंग कल बंद था। आपको बता दें कि पटना के बोरिंग रोड और भिकना पहाड़ी इलाके में स्थित उनके कोचिंग कल बंद था। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग हादसे के बाद बिहार सरकार ने पटना समेत बिहार के सभी जिलों में स्थित कोचिंग सेंटर की जाँच का निर्देश दिया था। इसके बाद पटना में जाँच करने के लिए डीएम ने आदेश दिया था। जब मंगलवार को पटना में कई कोचिंग की जाँच की गई, इसमें खान सर का कोचिंग भी शामिल था। बताया गया है कि खान सर का कोचिंग भी तय मानक के अनुरूप ही नहीं है। बोरिंग रोड स्थित कोचिंग में एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है। खान सर को सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आज भी खान सर का कोचिंग बंद है। इधर जिला प्रशासन की ओर से पटना शहर की कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। इधर पटना के एसडीएम श्रीकांत कुडलिक खांडेकर टीम के साथ खान सर के जीएस रिसर्च सेंटर भी पहुंचे। पहले खान सर के कर्मचारियों ने एसडीएम को कक्षा दिखाने के नाम पर सीढ़ियों से खूब ऊपर नीचे करवाया। जब उनके पहुंचने के 13 मिनट बाद खान सर उनसे मिलने पहुंचे। खान सर ने कहा कि हमारे यहाँ सबके लिए द्वार खुला हुआ है, लेकिन कृपया क्लास के समय नहीं आए जब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं पर इधर जिला प्रशासन की टीम और पत्रकारों को देख करके खान सर असहज दिखे। उन्होंने फौरन पत्रकारों को अपने कमरे से बाहर कर दिया। उन्होंने बताया है कि खान सर ने कोचिंग के सभी दस्तावेज देने के लिए समय मांगा है। उन्होंने 31 जुलाई तक के सभी दस्तावेज दिखाने का दावा किया है। दोस्तों बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि विदेशी लोगों के बारे में बात करने से क्या फायदा है। आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से पटना में पत्रकारों ने राहुल गांधी के कमल के चक्रव्यूह बयान पर प्रतिक्रिया मांगी थी। इस पर दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के विदेश दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी लोगों के बारे में बात करने से क्या फायदा है। राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने कहा कि वे इतने बड़े विदेशी आदमी की बात नहीं करते हैं। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के कमल का चक्रव्यूह तोड़ने वाले बयान पर कहा कि एक तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, जब सदन चलता है बिहार में तो वे विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। उसी तरह से राहुल गांधी कब इस देश में नजर आएंगे, कब बाहर देश में नजर आएंगे, बाहर रहेंगे, कब विदेश चले जाएंगे, इसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि ये लोग विदेशी आदमी हैं। विदेशी आदमी की बात करने से क्या फायदा। हम लोग तो विदेशी आदमी है, गाँव देहात के आदमी। राहुल गांधी का पता नहीं कब देश कब विदेश। हम इतने बड़े विदेशी आदमी की बात नहीं
नहीं करते हैं। दोस्तों बिहार से मानसून रूठा हुआ है। जहाँ कई दिनों से बिहार में अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ जिन किसानों ने धान की रोपाई कर दी है उनको लगातार कृत्रिम तरीके से पटवन का आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। जहाँ आम लोग उमस भरी गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी से लोगों के बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में मानसून की बेरुखी का कारण जलवायु परिवर्तन है। इस पर और अधिक रिसर्च करने की जरूरत है। जब मानसून की ट्रफ लाइन 12 जुलाई से बिहार की भौगोलिक सीमा से बाहर है, इस वजह से मानसून बेहद कमजोर बना हुआ है। यही स्थिति आने वाले दिनों में भी देखने को मिलने वाली है। जब फिलहाल मौसम में बदलाव की कोई भी संभावना नहीं है। जब पूरे बिहार के हिसाब से मानसून अभी भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन बिहार में अभी भी 36% वर्षा की कमी बनी हुई है। चक्रवाती परिसंरक्षण, पश्चिमी विक्षोभ, टर्फ लाइन जैसी मौसमी सिस्टम मानसून को सक्रिय रखने में कारगर है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी मानसून को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण होता है। जी आपको बता दें कि मानसून में जो बदलाव दिख रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन ही है। जहाँ फिलहाल अगले 72 घंटे तक मौसम में कोई भी बदलाव होने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बारिश का मौसम शुरू होते ही डेंगू समेत मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। खबर के अनुसार जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 28 जुलाई 2024 तक बिहार में डेंगू के 265 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिससे पटना में सबसे अधिक 84 केस सामने आए हैं, जबकि गया में 26, मुजफ्फरपुर में 18, सिवान में 11 और मधुबनी में डेंगू के 10 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं पर पिछले 24 घंटे में पटना में डेंगू के 5 नए मरीज की पुष्टि हुई है। सरकारी चिकित्सीय संस्थानों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को डेंगू से निपटने के लिए विभाग के द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल बारिश के सीजन में बिहार के ज्यादातर जिलों में डेंगू के संक्रमण बढ़ने लगते हैं, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आप अपने घर के आसपास बारिश का पानी जमा होने ना दें। जब मच्छर जनित का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 36 जिलों में रोजगार मेला का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार इस रोजगार मेला में इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। जब बिहार के 2 जिलों को छोड़कर के 36 जिलों में सितंबर से लेकर के दिसंबर तक इस रोजगार मेला का आयोजन होगा। श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार मेला का कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 24 सितंबर को बक्सर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। 26 सितंबर को भोजपुर में, 27 सितंबर को औरंगाबाद में रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर 17 अक्टूबर को गया में, 18 अक्टूबर को नवादा में, 19 अक्टूबर को खगड़िया में रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर 21 अक्टूबर को बेगूसराय में, 22 अक्टूबर को नालंदा में, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर 25 अक्टूबर को दरभंगा, 28 अक्टूबर को मधुबनी में, 29 अक्टूबर को सुपौल में, 30 अक्टूबर को मधेपुरा में रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर 12 नवंबर को शिवहर में, 13 नवंबर को सीतामढ़ी में, 14 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 15 नवंबर को बेतिया में रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर 19 नवंबर को मोतिहारी में, 20 नवंबर को छपरा में, 21 नवंबर को वैशाली में और 22 नवंबर को सिवान में रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर 26 नवंबर को गोपालगंज में, 27 नवंबर को भागलपुर में, 28 नवंबर को बांका में, 29 नवंबर को कटिहार में। वहीं पर 2 दिसंबर को पूर्णिया, 4 दिसंबर को किशनगंज, 5 दिसंबर को सहरसा और 6 दिसंबर को अररिया में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर 10 दिसंबर को जमुई, 11 दिसंबर को लखीसराय, 12 दिसंबर को मुंगेर, 13 दिसंबर को अरवल, 14 दिसंबर को जहानाबाद, 17 दिसंबर को पटना में रोजगार मेला लगेगा। दोस्तों बिहार में सरकार के पास बड़ी संख्या में जमीन मौजूद है, लेकिन उस जमीन पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। सरकार के द्वारा अब ऐसे जमीन की पहचान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह सरकार के द्वारा अब ऐसे जमीन की पहचान करके, खबर के अनुसार सरकार की सैकड़ों एकड़ जमीन सभी जिलों में गायब है। जब विभाग ने जमीन खोजने के लिए डेडिकेटेड अधिकारियों की जिम्मेदारी दी है और सरकारी जमीन का पता लगाने को कहा है, जिससे पर्यटक विभाग को कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बिहार में पर्यटक के काम को करने के लिए पर्यटक विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों में 110 एकड़ जमीन की तलाश की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा के सुरजापुर में 49 एकड़ जमीन मिली है। जहाँ वहीं पर अन्य कई जिलों में भी गायब जमीन की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जमीन सर्वे करने वाले अधिकारियों को भी सर्वे के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, या साथ ही उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा गया है, ताकि सरकार इन जमीनों का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए कर सके।
दोस्तों, साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से कई दल लग गए हैं। इसी क्रम में धीरे धीरे ये बात भी सामने आने लगी है कि प्रशांत किशोर उर्फ पीके का जनसुराज अब अपने पूरे रंग में आने लगा है और बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्लानिंग के तहत एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि दल के नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को दिया जाएगा। यह दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए लगातार नए प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं और फिर विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक दलों के लिए ऐसी बिसात बिछा रहे हैं जिसका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं होगा। खास करके जातीय राजनीति के लिए जाने जाने वाले बिहार के लिए प्रशांत किशोर ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। दरअसल बिहार की राजनीति में जो प्रमुख दल है या फिर नेता उनके साथ कुछ खास जातियों के वोट बैंक से जुड़े हुए हैं, उसके सहारे वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इन्हीं की बदौलत समय समय पर सत्ता भी पाते रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने इसी जातीय वर्चस्व को तोड़ने की कवायद तेज कर दी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि दल के नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को दिया जाएगा। साथ ही 25 सदस्यीय संचालन समिति का भी चुनाव होगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहाँ इसे तमाम जातियों के लोग होंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने यह भी तय किया है कि जब दल बनेगा तो फिर इसके नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को मिलेगा। उसके बाद अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने संगठन को लेकर के एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तय किया है कि समाज के सभी लोगों को 5 बड़े वर्गों में रखा जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग शामिल है। जिस वर्ग की जितनी ही संख्या है उस वर्ग के उतने लोग जनसुराज नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस मोची के दुकान पर रुके थे उसके दिन बदल चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सिला था लोग उसकी मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार है, लेकिन रामचेत नाम के मोची उस चप्पल को बेचने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ उन्हें चप्पल खरीदने वालों के फोन आ रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए तक की कीमत लगा चुका है तो कोई झोले भरकर के पैसे देने की बात कर रहा है, लेकिन रामचेत किसी भी ऑफर को फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। जय रामचेत नाम के मोची की राहुल गांधी से मिलने के बाद जैसे किस्मत ही बदल गई है। कूड़ेभार के विधायक नगर चौराहे पर रामचेत की जूते सिलने की एक छोटी सी दुकान है। जय इस दुकान पर राहुल गांधी 26 जुलाई को रुके थे और रामचेत के साथ उन्हें एक चप्पल सिली थी। इसके अलावा उन्होंने एक जूते पर शॉल भी चिपकाया था। इसके बाद वे मदद का आश्वासन देकर के चले गए थे। जब दूसरे दिन रामचेत के घर लखनऊ से कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा था और उन्हें जूते सिलने की एक सिलाई मशीन और कुछ आर्थिक मदद पहुंचाई थी। रामचेत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया है कि दूसरे दिन राहुल गांधी ने उन्हें कॉल भी किया था और हालचाल भी पूछा था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब कई अधिकारी उनके घर पहुंच रहे हैं और हालचाल ले रहे हैं। रामचेत ने जूते की सिलाई मशीन के बारे में कहा कि पूरे क्षेत्र में किसी और मोची के पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है जितनी अच्छी मशीन राहुल गांधी ने उनके लिए पहुंचाई है। उन्होंने भी इस एहसान के बदले राहुल गांधी को 2 जोड़ी जूते पहनाए हैं। राहुल गांधी को 9 नंबर जूता आता है, इसी वजह से रामचेत ने एक 9 नंबर और फिर एक 10 नंबर जूता उनके लिए पहुंचाया है। रामचेत बताते हैं कि अब उनकी दुकान पर आसपास से गुजरने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, हालचाल पूछते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सिला था अब वे लोग उसे खरीदने के लिए पैसे की पेशकश कर रहे हैं। रामचेत के पास एक शख्स आया, उसने 10,000 रुपए चप्पल के बदले देने की बात कही। वहीं पर रामचेत को फोन पर थैले भर कर के पैसे देने की बात कही जा रही है। हालांकि उन्होंने सभी ऑफर्स को इनकार कर दिया, ठुकरा दिया है। रामचेत का कहना है कि ये राहुल गांधी से उनकी मुलाकात की निशानी है जिसे वे सहेज करके रखेंगे, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस में काम करने वाले सिपाही से लेकर के बड़े अधिकारियों तक के लिए ये काफी काम की खबर है। दरअसल बात यह है कि अब उनके छुट्टी लेने के तरीके में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जहाँ अब पेन और पेपर के जरिए छुट्टी नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। ये व्यवस्था 1 अगस्त यानी कि आज से शुरू होने जा रही है। दरअसल बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर के बड़े अधिकारियों तक को छुट्टी लेने के लिए अब से ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। 1 अगस्त से यानी कि आज से ये सिस्टम लागू होगा। इस संबंध में सभी कर्मचारियों को जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था पहले 10 दिनों तक का ट्रायल होगा। जब सब कुछ सही रहा तो उसके बाद ये रेगुलर कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस में 1 अगस्त से छुट्टी की स्वीकृति का नया मॉड्यूल HRMS लागू कर दिया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है, जहाँ इसके दायरे में करीब 1 लाख पुलिसकर्मी और पदाधिकारी आएंगे। आदेश के अनुसार 1 से 10 अगस्त तक नई व्यवस्था ट्रायल के आधार पर चलाई जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त से कागजी आधार
यानी कि ऑफलाइन मोड में अवकाश स्वीकृति पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था के जरिए थाना से लेकर के कार्यालयों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों और फिर पदाधिकारियों की छुट्टी पर नजर रखना आसान होगा। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 1 से 10 अगस्त तक नई व्यवस्था ट्रायल के आधार पर चलाई जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त से कामकाजी आधार यानी कि ऑफलाइन मोड में अवकाश स्वीकृति पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 1,87,000 शिक्षकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी स्थापना डीपीओ और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में सभी सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का वेरिफिकेशन 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सभी जिलों की DRCC में होगी। इसको लेकर के जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में सभी अभ्यर्थी का आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। जब सबसे पहले इनका ऑफलाइन अटेंडेंस लिया जाएगा, इसके बाद ही काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग की अधिकांश प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। दरअसल सभी अनुशांसिक शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित जिलों की DRCC में कराई जाएगी। किस अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए कब उपस्थित होना है, इसकी जानकारी उनके मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पर 31 जुलाई को दे दी जाएगी। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की री एग्जाम की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस में सिपाही की 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त परीक्षा तिथि आवंटित नहीं की गई है, उनके लिए प्रवेश पत्र क्रमश 4 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त को जारी किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार के एक बयान पर गया में सियासी हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर समेत पार्षदों ने मंगलवार को मंत्री का विरोध जताया है, जहां उनके खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने के लिए भी आवेदन दिया है। गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी ने प्रेम कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे मिल जाए तो उन्हें लहरा देंगे। दरअसल मंत्री ने कहा था कि नगर निगम में गलत लोग चुन करके आए हैं। जब गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान ने मंगलवार को बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस जनता ने उन्हें वोट देकर के जिताया है, वही जनता मेयर और डिप्टी मेयर चुनती है। ऐसे में उनका ये कहना कि गलत लोग निगम में आ गए हैं, ये असंवैधानिक है। आपको बता दो कि मंत्री प्रेम कुमार गया से बीजेपी से विधायक हैं। जब उनके बयान से आक्रोशित डिप्टी मेयर चिंता देवी ने कहा, यह हम दलितों का अपमान है। अगर आप विधायक हैं तो फिर मेयर और डिप्टी मेयर एवं पार्षद का पद खत्म कर दें, या शहर में सिर्फ विधायक ही रह जाएगा। ऐसे अपशब्द कहने वाले विधायक मिल जाए तो फिर लहरा देंगे। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के नवादा में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब पुलिस ने लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 11 अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लैपटॉप, 34 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड और 168 पन्नों का कस्टमर डाटा बरामद किया गया है। दोस्तों, बिहार में आम का क्षेत्र विस्तार करने के लिए सरकार के द्वारा आम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बिहार के सभी जिलों में आम का पेड़ लगाने पर 30,000 रुपए तक अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी। यह खबर के अनुसार इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 18,000 रुपए मिलेगी, जबकि द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष दे होगा। इसका लाभ लेने के लिए सभी जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ यानी कि 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 10 एकड़ के लिए मिलेगा, जहां लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56%, अनुसूचित जाति 20% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44% किया जाएगा। जब वहीं पर प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर नियम अनुसार कृषि निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पटना में एक शख्स ने 20 लाख कर्ज चुकाने को लेकर के खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। जी हाँ, अपहरण की जानकारी उसने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके दी, साथ ही फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए की डिमांड की। पुलिस एक्टिव हुई तो सोमवार की शाम वह थाना पहुंचा और फिर खुद के सुरक्षित होने की जानकारी जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि घटना रूपसपुर थाना क्षेत्र की है। शख्स की पहचान अमित रंजन के रूप में हुई है, जब पुलिस ने बताया है कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उसने 20 लोगों से करीब 20 लाख रुपए उधार लिया था। गेम में
में उसके सारे पैसे डूब गए हैं। जब उधारी चुकाने के लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। अमित की पत्नी मनीषा कुमारी ने 26 जुलाई को थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जहां मनीषा ने पुलिस को बताया है कि 25 जुलाई की सुबह 7 बजे मेरे पति खगड़िया जाने की बात कह करके घर से निकले थे। 26 जुलाई की सुबह मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि सिमरी बख्तियारपुर से मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, तुम 20 लाख रुपए का इंतजाम करो। पुलिस को सूचना दी तो फिर ये लोग मुझे मार देंगे। जब मैसेज भेजने के कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति ने फोन करके पैसे की मांग की। हालांकि जब पुलिस छानबीन की तो फिर युवक सकपका गए और खुद आकर के सरेंडर कर दिया। दोस्तों, लोकसभा सदन के दौरान कटिहार लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर का सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जो वायरल वीडियो के आधार पर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। जब कटिहार के आम आवाम से लेकर के राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। या कोई इन्हें थके हुए बुजुर्ग सांसद कह रहे हैं तो कोई जनता जनार्दन की फैसले को गलत बता रहे हैं। जहाँ आम लोगों का कहना है कि हमने कटिहार लोकसभा क्षेत्र से एक अनुभवी सांसद के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपते हुए सदन में भेजा है ताकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। जदयू नेता समरेंद्र कुणाल ने वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद भवन की कार्यवाही के वक्त सांसद तारिक अनवर का निंद्रा अवस्था कटिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद तारिक अनवर का वृद्ध अवस्था उन्हें परेशान कर रही है। न क्षेत्र में रहते हैं और न ही संसद भवन में गंभीर विषय पर अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर के संवेदनशील होते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच में ये बात कह चुके हैं कि वे मेरा अंतिम चुनाव है। ये काफी था समझने के लिए कि वे थक चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का 5 वर्ष तक सेवा उनके अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। जब उनकी ढल चुकी उम्र गंभीर चिंता का विषय है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में एक महिला ने अपने ही चचेरे देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। जब महिला का कहना है कि उनका चचेरे देवर से पैसे लेने के लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा था। इसी को लेकर के चचेरे देवर उसके घर में घुस गया, गोदरेज में रखे 2,65,000 रुपए लेकर के फरार हो गया। जब मामले को लेकर के पीड़िता ने अमोर थाना में आवेदन दिया है, जहाँ थानाध्यक्ष से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला अमोर थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गाँव की है। पीड़ित की पहचान मेहंदीपुर गाँव निवासी मोहम्मद अजहर की पत्नी शहजादी के रूप में हुई है। महिला ने इस घटना को लेकर के थाना में आवेदन दिया है। जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया है कि पूर्व से ही उन लोगों का चचेरे देवर से पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा है। इसी को लेकर के मेरे चचेरे देवर अरशद उर्फ राजू, कमर और बसर के साथ मेरे घर में आ घुसे, गाली गलौज करने लगा। इस पर गाली देने से जब मैंने मना किया तो फिर उसने मुझसे और मेरे पति से मारपीट शुरू कर दी। जब मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर सोने का बाला जबरन खोल दिया। दोस्तों, बिहार में किसी भी जिले में आने जाने में लोगों को अधिक समस्या नहीं होगी। इसको लेकर के बिहार सरकार और परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। अब बिहार के अंदर सुदूर इलाकों को भी बेहतर संपर्कता देने और फिर उन्हें शहरों, जिला मुख्यालयों के साथ साथ निकटवर्ती स्थानों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में जरूरत के हिसाब से सभी परिवहन मार्गों की पहचान होगी, जहाँ बसों का परिचालन किया जा सकता है। जब परिवहन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत से कार्य योजना तैयार की है। दरअसल बिहार में बसों की खरीद की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी शहरों, जिला मुख्यालयों के साथ साथ कस्बों को बस परिवहन से जोड़ने की योजना है, ताकि लोग सहजता से और अपनी जरूरत के अनुसार कहीं भी आ जा सके। साथ ही अधिक से अधिक क्षेत्रों को परिवहन रूट्स चार्ट में शामिल करने की भी योजना है। जी हाँ, बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके 2 बच्चे की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत तलाकशुदा और फिर विधवा महिलाओं के बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दूं कि हर परिवार में अधिकतम 2 बच्चे तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब बच्चों को मदद देना है जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। सामाजिक कल्याण विभाग ने ये योजना शुरू कर दी है। विधवा और तलाकशुदा महिला अपने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन किया जा सकता है। बिहार के सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना से मदद मिले। इसके तहत हर महीने अधिकतम 2 बच्चों को 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पात्र महिलाओं का बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। मंत्री ने बताया है कि इन योजना के
के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय महिलाओं को विधवा या फिर तलाकशुदा होना प्रमाण पत्र देना होगा। बच्चों की उम्र संबंधित सर्टिफिकेट और फिर बिहार का निवासी होना का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। एक बार पात्र होने के बाद हर महीने योजना की राशि लाभार्थी महिला के खाते में डाल दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आपके पति की देहांत हो चुकी है या फिर तलाकशुदा हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते यह है कि 2 बच्चा से ज्यादा नहीं हो आपका, और दूसरी बात यह है कि बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन आपके साथ मजबूरी ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। अब बिहार सरकार भी बिहार में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से उन छात्रों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी है। आपको बता दें कि भागलपुर के JLNMCH समेत बिहार के मेडिकल कॉलेज में इसकी तैयारियां चल रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेज को पाठ्यक्रम और फिर किताबें भेजी जाएगी और फिर छात्रों को हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षकों का भी चयन किया जाएगा। बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी होने जा रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला किया है, इसके लिए सिलेबस और फिर किताबें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया जाएगा। एमबीबीएस की पढ़ाई में इस बड़े बदलाव उन छात्रों को पढ़ाई में सुविधा होगी जिन्होंने हिंदी माध्यम से स्कूली शिक्षा हासिल की है, क्योंकि ऐसे छात्रों को अंग्रेजी में पढ़ाई करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से होने पर वह मेडिकल की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाएंगे और फिर ज्यादा अच्छे तरीके से किताबों को भी समझ पाएंगे। एक बात और कि जो छात्र अंग्रेजी में कमजोर रहने की वजह से मेडिकल की तैयारी नहीं कर पाते थे वे अब नीट की तैयारी कर सकेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिल सकेगा। बच्चों को हिंदी में पढ़ाई के लिए शिक्षकों का चयन बहुत जल्द कर लिया जाएगा, जिसके बाद हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी और इसे पूरी मान्यता भी दी जाएगी। हिंदी में एमबीबीएस की किताबें खरीदने के लिए ऑफिशियल टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई अभी कुछ ही विभाग में शुरू की जाएगी, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी यानी कि FMT, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, पैथोलॉजी, स्किन, ENT, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थाल्मोलॉजी, साइकियाट्री, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन यानी कि PMR, एनेस्थीसिया शामिल है। यानी कि इस विभाग में हिंदी में पढ़ाई अब शुरू होगी बिहार में। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले और एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से तो आप आराम से कर सकते हैं इस विभाग में। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी हाँ, हमारे यहाँ पर चाय पीने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। लोगों की दिन की शुरुआत चाय से होती है और रात भी खत्म चाय से ही होती है। कुछ लोगों को चाय का नशा होता है, जहाँ वे सुबह उठकर ही सबसे पहले वे चाय पीते हैं, जब बेड पर ही बैठे बैठे चाय पीते हैं, वो भी दूध वाली चाय। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि दूध, चीनी, चाय पत्ती से बनी चाय चाहे कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन ये सेहत को काफी नुकसान पहुँचाती है। आप जी हाँ, अगर आप भी ऐसे ही चाय पीते हैं दूध वाली चाय तो आप सावधान हो जाइए। तो आपको बता दूं कि दूध से बनी चाय बहुत ही एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव मतलब नशा। जी हाँ, यानी कि चाय पीना भी एक नशा है जिसको बार बार पीने का मन करता है चाय। हालांकि शरीर के अंदर जाने पर दूध की चाय सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसके नुकसान के बारे में अगर बात की जाए तो ब्लोटिंग, जी हाँ, यानी कि चाय में कैफीन मौजूद होता है जिससे प्रोटीन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूध और कैफीन से बने मिश्रित विशेष गैस प्रोडक्शन होने लगता है जिससे ब्लोटिंग महसूस होती है। वहीं पर दूसरे नंबर की बीमारी है कब्ज। चाय में थियोफिलिन पाया जाता है जो कि शरीर में डिहाइड्रेशन करने के साथ कब्ज की शिकायत पैदा करता है। इसलिए अधिकतर छोटे बच्चों को दूध में मिलने वाले प्रोटीन से सेंसिटिविटी महसूस होती है जिससे कब्ज की शिकायत होती है। वहीं पर दूध और चाय पत्ती मिलाकर के कई पोषक तत्वों के अब्जर्व होने से रोकते हैं जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे आयरन और जिंक की कमी होती है। वहीं पर चाय में फ्लोनोइड पाया जाता है जिसे कैटेचिन कहते हैं। यह हार्ट के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का
ग्रुप चाय पत्ती के साथ मिलने वाले कोटेचिन की डेंसिटी को कम कर सकता है। तो दूध वाली चाय में टैनिन होता है जो एक यौगिक है जो पाचन को धीमा कर सकता है, जिससे गैस, ऐंठन और कब्ज हो सकता है। वहीं पर कैफीन एक उत्तेजक है जिसका अर्थ है कि ये आपको जगाए रख सकता है। यानी कि लोग अगर देखते हैं कि ये कोई लोग अगर जगे हुए रहते हैं तो उसके लिए चाय पीते हैं। जहाँ या किसी का अगर रात भर कोई काम होता है तो वो बीच बीच में चाय पीते हैं, इसलिए कि उसको नींद ना आए। तो इसलिए ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आप रात में दूध वाली चाय पीते हैं तो फिर इससे आपको सोने में परेशानी हो सकती है। वहीं पर कुछ रिसर्चों से पता चला है कि अधिक मात्रा में दूध वाली चाय पीने से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि कैफीन रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ा सकता है। वहीं पर दूध वाली चाय में चीनी भी होती है जो कि दांतों के क्षण का कारण बन सकती है। यदि आप दूध वाली चाय पीते हैं तो फिर अपने दांतों को ब्रश करना और फिर फ्लॉस करना सुनिश्चित करें। वहीं पर दूध में कैल्शियम होता है जो कि लोहे के अवशेषों में बाधा डाल सकता है। जी हाँ, बिहार में इन दिनों सांप काटने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। जहाँ सांप काटने से कई लोगों की मौत भी बीते कुछ दिनों से हो चुकी है। जब दूसरी तरफ लोगों के घर के अंदर सांपों का जखीरा निकल रहा है। दर्जनों के दर्जनों सांप के बच्चे और अंडे मिल रहे हैं। सांप काटने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया है। हाल ही में अलग अलग जगहों की घटनाओं में कुछ लोगों की मौत सांप काटने की वजह से हुई है, जिसके बाद परिवारों में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि बारिश का सीजन शुरू होते ही घरों में विषैले सांप निकलने लगते हैं। यही सांप घर के सदस्यों को डस लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि बारिश शुरू होते ही इनके बिलों में बारिश का पानी भर जाता है। इससे जान बचाने के लिए सांप बस्ती की ओर रुख करते हैं, इंसानी घर की ओर रुख करते हैं और मकानों में छिप करके बैठ जाते हैं। इसी वजह से सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है, यानी कि सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि बारिश का मौसम भले ही भीषण गर्मी से राहत दिलाता हो, लेकिन इसमें सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती है। कारण बरसाती पानी बिलों में भरने से सांप बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर खेतों में काम कर रहे लोग सांपों का शिकार बनते हैं। हाल फिलहाल की घटनाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो दरभंगा के बेनीपुर में अमेठी पंचायत के रामनगर निवासी शिवनाथ पासवान की 45 वर्षीय पत्नी परमिला देवी की सांप काटने से मौत हो गई। वहीं पर समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के धुरलख पंचायत स्थित बाबूपुर गाँव में शुक्रवार की रात सांप काटने से उसकी भी मौत हो गई। वहीं पर पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के समीप लवकुश घाट मोहल्ला में पवन सहनी का पुत्र सूरज सहनी जब घर के अंदर चापाकल पर गया पानी लेने के लिए, तब एक कोबरा वहां पर बैठा हुआ था। उसके बाद कोबरा ने उसे डस लिया, उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना के बरई पट्टी गांव में खेत में जाने के दौरान एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, उसकी भी मौत हो गई। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है हाल फिलहाल ही, जो हम आपको सभी घटनाओं के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ गिनी चुनी घटनाओं के बारे में आपको हम बताएं जिससे आपको अंदाजा लगे कि आखिर किस कदर यहाँ पर सांप काटने की घटनाएं हो रही है आजकल बिहार में खास करके। आपको बता दें कि सर्पदंश के बाद यानी कि सांप काटने के बाद अक्सर लोग पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय झाड़ फूंक करने के लिए लेकर चले जाते हैं। तब तक उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उनकी मौत हो जाती है। जो लोग सावधानी बरतते हैं और फिर मरीज को सीधे अस्पताल ले जाकर के पहुंचते हैं तो फिर उनकी जान बच जाती है। यानी कि सांप काटने से इंसानों की मौत नहीं होती है, सांप काटने से इलाज नहीं मिलने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। या इलाज के बजाय लोग अंधविश्वास के चक्कर में आज भी पड़े हुए हैं और झाड़ फूंक करने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि इस तरह से ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं क्योंकि खेतों में काम करने वाले किसानों को सांप डस लेते हैं। इनमें से अधिकांश अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं। इस बारे में डॉक्टर विनीत सचान बताते हैं कि सांप काटने के बाद शुरुआती 1 घंटे पीड़ित के लिए बेहद अहम होते हैं। जब पीड़ित को किसी भी हालात में सोने ना दे, मरीज को गर्म पानी या फिर कॉफी पिलाएं। उनका कहना है कि सर्पदंश यानी कि सांप काट ले तो जहर से ज्यादा घबराहट होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। उसी से अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो ये सोचते हैं कि हमें सांप काट लिया है, अब हम नहीं बचेंगे, जिसके अंदर उसकी घबराहट होती है उसके अंदर, और इस घबराहट में उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। और उसी खबर को KDB लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी टाइम की कदर करते हैं, टाइम
पान की कीमत समझते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ इसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप इसमें खुद से भी खबरों को पोस्ट कर पाएंगे अगर आप अकाउंट बना लेते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं और बहुत सारी सुविधा दी गई है। एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इस ऐप में अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।